वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमने लिया है फंड फ्लो में से। क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड 14 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपको 2 ईयर की रेस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन दी है 2013 और 14 की, असेस और लाइबिलिटीज़ की, और आपको बोला है कि आपको क्या बनाना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, फंड फ्लो कैसे बनाते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फिर हम इस क्वेश्चन की हेल्प से फंड फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। स्टेटमेंट ऑफ सोर्स या एप्लीकेशन ऑफ फंड कह लीजिए या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट कह लीजिए, दोनों बातें एक हैं। ये बैलेंस शीट की तरह इसका परफॉर्मा होता है। जो आपकी कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड होती है उसको हम यहाँ सोर्स बोलते हैं, और जो आपकी असेट साइड होती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। हमें कैसे पता करना होता है कि किस आइटम से सोर्स होगा और किस आइटम से एप्लीकेशन होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो अपने पास क्वेश्चन दिया जाएगा उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम 3 इफेक्ट देखते हैं। पहला इफेक्ट होता है अपना, जिसको हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन 3 टाइप ऑफ इफेक्ट एज फॉलो। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इफेक्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम कैसे बनाते हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का एक शेड्यूल बनाते हैं, और उस शेड्यूल की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसा बनेगा। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे तो उससे 2 चीज़ों का पता लगेगा, या तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या फिर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। यदि आपका स्टेटमेंट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बताता है तो वो क्या है, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, आपका सोर्स है वो एप्लीकेशन नहीं है। और यदि आपका वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज़ बताता है तो वो आपका एप्लीकेशन है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो डिक्रीज़ होता है और जो इंक्रीज़ होता है, इसमें हम डिक्रीज़ को तो सोर्स मान रहे हैं, इंक्रीज़ को एप्लीकेशन मान रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर आप समझ लीजिए। मान लीजिए हम किसी बिज़नेस की वर्किंग कैपिटल की टर्म्स की बात करें तो वर्किंग कैपिटल होती क्या है कि हमें बिज़नेस को रन करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होगा, हमें जो कैश रिक्वायर होगा, जो हमें बिज़नेस में रखना होगा। हमने पुरानी वीडियो के अंदर भी पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल के टाइप्स होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो रहती है जो हमें पूरे होल द ईयर्स हमें चाहिए होती है, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल वो रहती है जो हमें किसी स्पेसिफिक टाइम में चाहिए होती है। यदि आपकी वर्किंग कैपिटल चाहे परमानेंट हो चाहे आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हो, जब भी वो चाहिए होगी, तो यदि वो इंक्रीज़ होती है तो आपको बिज़नेस के अंदर कैश और लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैश का आउटफ्लो करना होगा आपको। तो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल को हम क्या मानते हैं, कैश का आउटफ्लो, इसलिए हम उसको एप्लीकेशन में दिखाते हैं। इसके अलावा जो डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सोर्स ऑफ एप्लीकेशन। सोर्स ऑफ एप्लीकेशन हम इसलिए बोलते हैं कि उतना पैसा बिजनेस का इस साल बच जाएगा और उसको हम सोर्स में दिखा सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो लास्ट में इफेक्ट आएगा, या तो वो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आएगा या फिर डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आया। यदि आपका इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल आता है तो उसको एप्लीकेशन में दिखाएंगे, और यदि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सोर्स के अंदर दिखाएंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा वो क्या है, आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब हम सेकंड इफेक्ट की बात करते हैं। सेकंड इफेक्ट है आपका इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। जब हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो बिजनेस को ऑपरेट करने से हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट या लॉस के हमने टाइप्स पहले भी पढ़े थे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस होता था, P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता था। ऐसे ही इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन का जो प्रॉफिट होता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, और इसका जो उल्टा होता है ऑपरेटिंग लॉस, उसको फंड्स यूज्ड इन ऑपरेशन बोलते हैं। अब बात ये आती है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम निकालते कैसे हैं, या ऑपरेटिंग लॉस होता है फंड्स यूज्ड इन ऑपरेशन, तो इसको निकालते कैसे हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब हम P&L अकाउंट बना लेते हैं तो उससे हमें नेट प्रॉफिट का पता लग जाता है। उस P&L अकाउंट की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट आप अकाउंट भी बना सकते हो और P&L एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट भी बना सकते हो। हम यदि अकाउंटिंग की बात करें तो हमें अकाउंट की फॉर्म में यहाँ पे समझना है कि हम P&L का जो एडजस्टमेंट अकाउंट है वो हम कैसे बनाते हैं। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते समय आपको ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस को टू बैलेंस सीडी लिखना है। डेबिट में नॉन कैश एक्सपेंसेस को लिखना है, क्रेडिट में नॉन कैश इनकम को लिखना है। नॉर्मली होता क्या है, डेबिट ज़्यादा आता है क्रेडिट कम होता है, तो वो आपका फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आ रहा है आपका, उसको जो 17,000 आ रहा है उसको हम फंड फ्लो, जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्स में दिखाएंगे। इसके विपरीत उल्टा भी हो सकता है आपका, कि जो आपका क्रेडिट
क्रेडिट ज़्यादा हो, डेबिट कम हो, तो रिवर्स हो जाएगा ऑपरेटिंग लॉस। उसको हम कहाँ दिखाएंगे? फंड फ्लो के एप्लीकेशन में दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका कंपोनेंट हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो या फंड फ्लो के या तो सोर्स में या फिर एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं आता है। ऐसे इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस कहीं ना कहीं आता है। अब जो आता है आपका थर्ड इफेक्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन कैश। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कैश का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करोगे और उस क्वेश्चन में आपने वर्किंग कैपिटल के आइटम जैसे करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज ले लिया। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमें असेट्स के अंदर क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स और कैश। तो यहाँ पे करंट असेट्स में स्टॉक, डेटर्स और जो कैश है वो तो वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा। जो प्लांट एंड मशीनरी बचा वो कहाँ जाएगा उसकी हम बात करेंगे। ऐसे लायबिलिटी साइड में अपने पास शेयर कैपिटल है, ट्रेड क्रेडिटर है और P&L है। तो जो ट्रेड क्रेडिटर है वो करंट लायबिलिटीज होने के कारण स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल में चला जाएगा। तो बाकी जो बचे शेयर कैपिटल और आपका P&L अकाउंट, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज है, जबकि ट्रेड क्रेडिटर क्या था? करंट लायबिलिटीज था। ट्रेड क्रेडिटर को हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में भेज दिया। तो शेयर कैपिटल और P&L कहाँ जाएंगे? तो इसका आंसर ये है कि जो करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज होती हैं वो तो कहाँ जाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में जाते हैं। इसके अलावा नॉन करंट असेट्स से नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं तो उनसे इफेक्ट आता है। यदि इफेक्ट नॉन कैश होता है तो वो किस में जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर जाता है। और यदि उसका इफेक्ट कैश होता है तो वो थर्ड वाले इफेक्ट ऑफ कैश में जाता है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को अब समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि जो पूरा एक क्वेश्चन जो होता है उसकी जो आइटम रहते हैं उनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में पहला करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज आती हैं। फिर आपका P&L एप्रोप्रिएशन या P&L एडजस्टमेंट या P&L स्टेटमेंट, जिसमें हम नॉन कैश आइटम को लेते हैं। कि इनसे रिलेटेड नॉन कैश आइटम वो रहते हैं जो करंट असेट्स के अलावा असेट्स हैं, जैसे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है तो उससे रिलेटेड रहा। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज के अलावा जो लायबिलिटीज हैं, जैसे ट्रेड क्रेडिटर के अलावा क्या लायबिलिटीज है? शेयर कैपिटल और P&L है। तो इसके अलावा जो नॉन करंट लायबिलिटीज रही उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम। उनको हम P&L एडजस्टमेंट या P&L एप्रोप्रिएशन में लेते हैं क्या? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालते समय। तो अब हमें समझना है कि इस क्वेश्चन की जो हमने भूमिका बनाई है उसको हम पूरा करते हैं और लास्ट में जो इफेक्ट आएगा, जो भी बचेंगे, जैसे मान लीजिए हमने प्लांट एंड मशीनरी का देखा तो उसका नॉन कैश निकाल लिया, हमने शेयर कैपिटल और P&L का देखा उसका नॉन कैश निकाल दिया। इसके बाद इनका जो कैश का इफेक्ट बचेगा वो डायरेक्ट फंड फ्लो के हम सोर्स और एप्लीकेशन में दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज किया तो एप्लीकेशन में दिखा देंगे यदि उसका परचेज आ रहा है। इसके रिवर्स उसका यदि सेल आ रहा है तो उसको हम सोर्स में दिखा देंगे प्लांट एंड मशीनरी का। ऐसे ही शेयर कैपिटल का यदि इशू आ रहा है तो उसको हम सोर्स में दिखा देंगे और शेयर कैपिटल का हमने पेमेंट किया तो उसको एप्लीकेशन में दिखाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। हमने बेसिक तो समझ लिया फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता क्या है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के लिए करंट असेट्स अपनी स्टॉक, डेटर्स और कैश को यहाँ रख देते हैं। ठीक है ना, करंट असेट्स के अंदर और करंट लायबिलिटीज के अंदर ओनली ट्रेड क्रेडिटर को हमने यहाँ रख दिया। ये परफॉर्मा आपको बनाना कैसे है? जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो 2 ईयर्स की रेस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। वो ईयर यहाँ लिखे जाते हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर अमाउंट के। फिर हम उनसे चेंज निकालते हैं। जैसे आप देखें करंट असेट्स में स्टॉक 1,21,000 से 1,36,000 हुआ तो स्टॉक में इंक्रीज 15,000 रहा। ऐसे डेटर्स 1,81 से 1,70 हुआ तो इसमें डिक्रीज 11,000 रहा। और कैश जो आपका 1,43 से 2,70 था तो इसमें इंक्रीज 1,27 रहा। आपने देखा कि इंक्रीज को इंक्रीज में लिखा गया है, डिक्रीज को डिक्रीज में लिखा गया है। तो ऐसे अब हमें करंट असेट्स का टोटल करना है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अमाउंट्स का टोटल है। और टोटल प्रीवियस ईयर कितना 445 और करंट ईयर कितना 576 आ गया। फिर करंट लायबिलिटीज में देखें तो एक ही आइटम है ट्रेड क्रेडिटर 1,06,000 से 70,000। करंट लायबिलिटीज में ध्यान रखिएगा उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि हम फंड फ्लो में जब वर्किंग कैपिटल लेते हैं तो हम करंट असेट्स के साथ सिमिलर करते हैं। इंक्रीज होता है तो इंक्रीज में लिखते हैं, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज में लिखते हैं। अब करंट लायबिलिटीज है तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। 1,06,000 से 70,000 होने का मतलब है डिक्रीज हुआ है 36,000। उस 36,000 को डिक्रीज में नहीं लिखेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे? हम इंक्रीज में लिखेंगे 36,000 को। फिर हम टोटल भी कर देंगे करंट लायबिलिटीज एज इट इज क्रेडिटर का टोटल प्रीवियस ईयर करंट ईयर में आ गया। अब हम वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? टोटल ए में से टोटल बी को लेस करेंगे। प्रीवियस ईयर में 445 में से 1,06,000 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 3,39,000। ऐसे ही करंट ईयर में 576 में से 70 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 5,06,000। अब हमें कंपैरिजन करना है और बैलेंसिंग निकालना है। बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं? उससे पहले हमें जो इफेक्ट इंक्रीज डिक्रीज है उसके कॉलम का भी टोटल करना होगा। इंक्रीज वाले कॉलम का टोटल आया 1,78 और डिक्रीज वाले कॉलम का टोटल आया 11,000 रुपये। अब हमें बैलेंसिंग कैसे करना होगा? जो अपने
प्रीवियस ईयर के करंट ईयर के आइटम है उनको इस साइड बैलेंस करेंगे और जो इंक्रीज डिक्रीज के उनको राइट हैंड साइड में बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करते हैं, पहले हम प्रीवियस ईयर को समझते हैं। प्रीवियस ईयर में आप देखें, प्रीवियस ईयर करंट ईयर में 339 और 5,06,000, तो ज़्यादा कितना है 5,06,000, तो 5,06,000 के सामने हमने डैश लिख दिया और हमने जो जहाँ कम था 3,39,000 वहाँ हमने डिफरेंस अमाउंट 5,06,000 से लेस करके 1,67,000 रुपये लिख दिया और इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। जैसा हमने प्रीवियस ईयर करंट ईयर किया ऐसे ही हम किस में करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज में करेंगे। इंक्रीज का टोटल 1,78 था, डिक्रीज का 11,000 रुपये था, तो ज़्यादा कितना था 1,78,000 रुपये, तो 1,78,000 हमने यहाँ पे लिखा। उस 1,78,000 का और 11,000 का जो हमने डिफरेंस किया वो कितना आया 1,67,000 रुपये। तो ये जो 1,67,000 रुपये है इसको हमने क्या मान लिया कि जो डिक्रीज़ में कम आया है वो 1,67,000 रुपये इंक्रीज़ का है। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, डिक्रीज़ में जो 1,67,000 आया है वो इंक्रीज़ का है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट डिक्रीज़ में आ रहा है लेकिन लिखेंगे है किसका, वो इंक्रीज़ का, तो इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल यहाँ लिखेंगे। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जब इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल होता है तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है, बिजनेस में हमें पैसा लगाना पड़ता है, तो वो हमारा एप्लीकेशन होता है। तो इस इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल को हम कहाँ लिख देंगे, फंड फ्लो के एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल 1,67,000 रुपये लिख दिया। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट जो था स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का हमने पूरा किया। अब दूसरा हम पीएनएल का इफेक्ट लेंगे। पीएनएल का इफेक्ट देखते समय आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन करंट असेट्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी है और नॉन करंट लायबिलिटीज जैसे यहाँ पे शेयर कैपिटल और आपका पीएनएल है, इनसे रिलेटेड कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस तो नहीं दिया है। तो हम देखें तो यहाँ पे कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस नहीं है, प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स नहीं है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। तो इसमें प्लांट एंड मशीनरी में नॉन कैश का एडजस्टमेंट नहीं है, तो पीएनएल में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ऐसे शेयर कैपिटल में देखें तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई नॉन कैश आइटम क्या होता है, शेयर कैपिटल को हमने प्रीमियम पर इशू किया, डिस्काउंट पर इशू किया हमने, तो इशू पर जो प्रीमियम और डिस्काउंट होता है और रिडम्पशन पर जो प्रीमियम और डिस्काउंट होता है वो नॉन कैश माना जाता है, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इसका मतलब है हमें खाली जो पीएनएल एडजस्टमेंट जब हम बनाएंगे तो हमें किसके इफेक्ट को ध्यान रखना है, ओनली पीएनएल को। पीएनएल का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 14,000 था, क्लोजिंग था 31,000। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो पीएनएल से पीएनएल एडजस्टमेंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस को टू बैलेंस सीडी लिख देते हैं। ओपनिंग बैलेंस 14,000 रुपये, तो बाय बैलेंस बीडी हमने पीएनएल एडजस्टमेंट करके लिख दिया है। कितना है आपका, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करके, जैसे वहाँ पे आपने 14,000 लिखा, यहाँ 31,000 लिखा, सीधा 17,000 रुपये लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्वेश्चन में डेबिट में लिखते थे, वो है नहीं, नॉन कैश इनकम भी नहीं है, तो अपना जो नेट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 70,000 रुपये, जिसको फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये बता रहा है कि लास्ट ईयर हमने 17,000 कमाए थे, अब हमारा प्रॉफिट बढ़ के 31,000 हो गया, तो 14,000 रुपये से 31,000 जो प्रॉफिट हुआ है तो 17,000 जो क्या है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। तो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम फंड फ्लो के सोर्स में लिखते हैं। अब हम देखेंगे तीसरा इफेक्ट क्या था, ये 17,000 रुपये जो सेकंड देख लेते हैं, ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन सोर्स में यहाँ पे आ गया। तीसरा इफेक्ट क्या था कि जो नॉन करंट असेट्स और लायबिलिटीज जो बची उनसे नॉन कैश का इफेक्ट हमने पीएनएल एडजस्टमेंट में देखा। अब उनके कैश का इफेक्ट देखना है। कैश का इफेक्ट के लिए हम चलते हैं असेट्स में प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आप देखें तो कितनी है असेट्स में, आप देखें तो प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया है, प्रीवियस ईयर था 75,000, करंट ईयर 1,00,000, तो 25,000 रुपये प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज़ किया। तो इसको हम एप्लीकेशन में दिखाएंगे, क्योंकि जब परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा और वो एप्लीकेशन में आएगा। तो हमने लिखा है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,00,000 माइनस 75,000, 25,000 आ गया। ऐसे ही अब हम देखें नॉन करंट असेट्स के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बारी आती है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में कैश का इफेक्ट शेयर कैपिटल के साथ देखते हैं, शेयर कैपिटल का बैलेंस चेंज हुआ है फिर नहीं हुआ। तो शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 4,00,000 था, अब 5,75,000 रुपये है, तो शेयर कैपिटल 1,75,000 रुपये इशू हुई है। इसका मतलब इशू को हम कहाँ दिखाएंगे, सोर्स में दिखाएंगे। यहाँ पे हमने फंड फ्लो के सोर्स में लिखा होगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना, 1,75,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, जब हमने तीनों इफेक्ट कर लिए तो हमें अब टोटल करना है। टोटल डेबिट का जो सोर्स का आ रहा है वो एक बार में आ रहा है और क्रेडिट का भी एक बार में आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं। जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमने काम भी बराबर किया है। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाना सीखा कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।